Giridih Public School, CCL Giridih, is here with the third chapter of chemistry, that is classification of elements and periodicity in properties. हाँ बच्चे, आज मैं आपके सामने थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड 11 के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर नहीं, थर्ड चैप्टर है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात को समझना होगा जो जरूरी क्यों हो गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। हाँ बच्चे, पहले जब कुछ ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तब उसका इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत आसान था। थोड़ा एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को साइंटिस्ट लोग याद रख पाते थे इंडिविजुअली। पर जैसे जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा और ज़्यादा डिस्कवर होने लगा, वैसे वैसे जरूरी हो गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ग्रुप्स में। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने से ग्रुप में क्या फायदा है? हम यदि एक एलिमेंट को, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक ग्रुप में रखते हैं और कॉमनली उस ग्रुप का प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को अलग अलग से हम लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, आसान बनाने के लिए केमिस्ट्री को साइंटिस्ट लोगों ने बहुत काम किया और काम करके वो लोग लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी किया, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में। मोस्टली साइंटिस्ट थे जिन्होंने बात किए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और जिसको हम लोग उपयोग करते हैं रसायन का पढ़ाई में। पीरियोडिक टेबल के बिना पढ़ना लिखना तो बहुत ही हार्ड हो जाता है केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे कैसे साइंटिस्ट लोग वर्क किया क्लासिफाई करने में एलिमेंट्स को, और उसके बाद एट लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना वो कैसा रहा। तो सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट डोवेर्नियर की बात करेंगे। डोवेर्नियर बहुत प्रमुख रोल प्ले किया था क्लासिफिकेशन करने में एलिमेंट्स का। उन्होंने क्या किया था, तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रखा था जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। He grouped the elements in triads. Triads मतलब क्या हो गया, वो तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। और क्या खासियत थी वो तीनों एलिमेंट में? मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास वो क्या था, एवरेज था पहला और तीसरा एलिमेंट का। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो डोवेर्नियर ने तीन ट्रायड का बात किया था उसका। सबसे पहला ट्रायड वो अल्काइल मेटल से लिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आज भी हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इन लोग एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 1 में है। तो डोवेर्नियर ने भी एक प्रयास किया था, उन्होंने ये तीनों एलिमेंट को एक साथ रखा था। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम 23 और पोटेशियम 39। यहाँ आप देखिए ये तीनों का प्रॉपर्टीज तो एक है, और दूसरे बात क्या बोले, ये दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज लीजिएगा तो इसका एटॉमिक मास होगा। तो देखिए यहाँ होगा 39 + 7 divided by 2, that is equal to 23 आया। तो डोवेर्नियर का पहला ट्रायड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने
उन्होंने 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा था और उसको ट्रायड कहते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट है एक ग्रुप में। और उन्होंने देखा क्या इसमें जो ये तीनों का प्रॉपर्टीज सिमिलर है और क्या है, तीनों में से मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहला वाला और तीसरा वाले का एवरेज है। ये हम लोग देख लिए मैथमेटिकली, ये हो रहा है। नेक्स्ट ट्रायड जो उन्होंने लिया था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम एटॉमिक मास 40, इसका एटॉमिक मास 137 और इसका 88। यहाँ भी देखिए ये तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर था और आप एवरेज निकालिएगा तो ऑलमोस्ट इसके बराबर आएगा। इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का एवरेज निकालिएगा तो ऑलमोस्ट स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास के बराबर आएगा। और उन्होंने और एक ट्रायड बनाया था हैलोजेंस का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80 और आयोडीन 127। यहाँ भी आप देखिए ब्रोमीन का एटॉमिक मास लगभग एवरेज होगा क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास का। तो डॉबर्नर ने एक मुख्य रोल प्ले किया था आपका क्लासिफाई करने में एलिमेंट्स को ग्रुप्स में। और ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायड, TRIAD, ट्रायड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायड्स। बट व्हाट वाज द ड्रॉबैक, क्या खामी रही उनका काम में? हाँ बच्चे, उन्होंने वर्क तो बहुत अच्छा किया था, हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया और इसलिए लोगों ने कहा ये एक महज इत्तेफाक है जो ऐसा ग्रुप में आ जाने पर मिडिल वाले का एटॉमिक मास ये दोनों का एवरेज हो रहा है जिसका प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहा है, क्योंकि इसके आगे उन्होंने और ट्रायड नहीं बना पाए थे। तो हम लोगों ने बात किया सबसे पहले डॉबर्नर का। डॉबर्नर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम किए थे, पर हम लोग मेन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे जिन्होंने काम किया क्लासिफाई करने में एलिमेंट्स को। और उसमें सबसे पहला मैंने बताया आपको डॉबर्नर का, जिसका ट्रायड के बारे में मैंने आपसे बात की। पर बताया जैसे जो ये इन्होंने 3 ही ट्रायड के बारे में बात कर पाया था, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन उतना काम में नहीं आया। इसके बाद जो एक मेन साइंटिस्ट आए वो है न्यूलैंड। न्यूलैंड हम लोग सब जानते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बारे में हमारे क्लास 10 में भी कुछ चर्चा था जब हम लोग क्लास 10 में लास्ट चैप्टर पढ़े थे यही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज फिर से हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जो क्या चीज बात हुआ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। न्यूलैंड क्या किए थे, he arranged the element in increasing order of atomic mass। उन्होंने एलिमेंट्स को उसकी एटॉमिक मास का बढ़ते क्रम में सजाया और उसमें क्या देखा, जो एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। देखिए डॉबर्नर के बाद हम किसका चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा करें न्यूलैंड्स। इनका जो थ्योरी है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या किया, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में और दिखाया जो हर एक 8वां एलिमेंट आपका सिमिलर होता है प्रॉपर्टीज में। ये कंसेप्ट आप कुछ सोच सकते हो म्यूजिक का सरगम से। म्यूजिक का सरगम कैसे होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। यहाँ देखिए 7 सुरों का जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा। तो सा जैसे आपका रिपीट हो रहा है उसी तरह का बोलता है जो एलिमेंट्स को सजाइएगा उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में तो उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर आएगा। मैं आपको दर्शाती हूँ कैसे आएगा। जैसे आप ले लो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 सोडियम। ठीक है, यहां भी देखिए लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम। जो 8वां एलिमेंट सोडियम रहा है वो पहला एलिमेंट लिथियम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है। तो आप लोगों को इसको बहुत आसानी से 7 सुरों के साथ याद रखना पड़ेगा, तब ये आसान है। पर इनकी भी कामयाबी ज्यादा नहीं हो पाई। इन्होंने भी बहुत वर्कहार्ड किया पर खामियां क्या आ गया, इस तरह का क्लासिफिकेशन ये कैल्शियम तक ही कर पाए। कैल्शियम जिसकी एटॉमिक मास 40 है वहीं तक कर पाए, उसके आगे ये क्लासिफिकेशन नहीं चल पाया। इसलिए डॉर्विनर का काम को हम लोग याद रखते हैं परंतु इनकी कमी क्या है, जो उस समय तक जितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, 56 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, उसमें से वो कैल्शियम को तक ही वो अरेंज कर पाए थे इस क्रम से। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे योगदान का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसके बारे में एक बड़ा साइंटिस्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो मेंडेलिव्स नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जो बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब जिन्होंने एक मुख्य रोल अदा किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, मेंडेलिव्स पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप किए थे, क्लासिफाई किए थे पीरियड्स और ग्रुप्स में। पीरियड्स और ग्रुप्स में मेंडेलिव्स अरेंज किए थे एलिमेंट्स को। हालांकि मेंडेलिव्स की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा खूबियां हैं। There are many advantages or many positive part in Mendeleev's periodic table, but there was also some lacunas. कुछ lacunas थे, कुछ limitations थे, कुछ खामियां थे जिसको बाद में फिर साइंटिस्ट लोग वर्क करके इम्प्रूव किया। तो हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं मेंडेलीव ने किस आधार पर
एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, अरेंज किया था। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स। हाउ डिड ही arrange the elements in order of increasing atomic mass. In order of increasing atomic mass. How did he arrange the elements? कैसे उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को? उसकी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। एंड कैसे उन्होंने अरेंज किया? उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। हाँ बच्चे, आप सुन रहे हो, पीरियड्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स एंड ग्रुप्स। आखिर ये पीरियड्स है क्या और ग्रुप्स है क्या? वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं क्या? पीरियड्स। क्या है पीरियड्स? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। और ग्रुप्स क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स। तो अभी हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का। हाँ, ध्यान से सुनिए, मेंडलीव्स ने किस तरीका से सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था? मेंडलीव्स अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को वो अरेंज किया था। हाँ, वो पहला साइंटिस्ट था जो बात किए थे ग्रुप्स और पीरियड्स का। अभी हमने बोर्ड पर लिख दिया, आपको बता दिया ग्रुप्स है क्या और पीरियड्स है क्या। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। अब है मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें उन्होंने रोमन से 1 to 8 ग्रुप किए थे और फिर 0 ग्रुप दिखाए थे। मतलब 9 ग्रुप बनाए थे, 1 to 8 एंड 0 और 7 periods. He subdivided group 1 to 7 into 2, A and B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक का 8 और 0 को छोड़कर यहाँ तक इन्होंने क्या किए थे? सारे ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स बनाए थे। 1A 1B, इसी तरह से 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B, ये वो किए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे क्या क्या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खूबी रहा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का एडवांटेजेस और अचीवमेंट्स या खूबियां। पहला, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक
बताए ना आपको, जो मेंडेलिव पहला साइंटिस्ट था जो एलिमेंट्स को ग्रुप कर पाए थे, क्लासिफाई कर पाए थे, सजा पाए थे ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो इनका योगदान बहुत बड़ा रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इन्होंने पहला साइंटिस्ट है जो सिस्टमेटिकली क्लासिफाई कर पाए एलिमेंट्स को। दूसरा, पहला हो गया सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ और करेक्शन, यू कैन से करेक्शन ऑफ atomic masses of elements। कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास गलत कैलकुलेट हो गया था। मेंडेलिव साइंटिस्ट थे जो इसको सुधारें। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास गलती से ज़्यादा कैलकुलेट हो गया था, पर 13.5 कैलकुलेट हो गया था। ये इस पर कार्य किए और इन्होंने बताया नहीं, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है वो 9 होता है। तो मैंने बता दिया आपको 2 पॉइंट मेंडेलिव का अचीवमेंट था। He was the first scientist to classify the elements in periods and groups। वो पहला साइंटिस्ट थे जो क्लासिफाई कर पाए एलिमेंट्स को पीरियड्स एंड ग्रुप्स में। दूसरा, he predicted वाला बात करेंगे। He corrected atomic masses of some elements। कुछ एलिमेंट्स का वो एटॉमिक मास जो गलत निर्धारण हो गया था उसको उन्होंने सुधारा था। जैसे बेरिलियम का उन्होंने सुधार करके एटॉमिक मास 9 कैलकुलेट किया था। तीसरा, he predicted some elements with their properties। He predicted some new elements with their properties। He predicted some new elements with their properties। जैसे जर्मेनियम तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने उसका पोजीशन और उसका प्रॉपर्टीज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और जर्मेनियम के लिए वो बताए थे, जो उसको नाम दिए थे, उस समय तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए एका सिलिकन। क्या जर्मेनियम को नहीं तब तक डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसको उन्होंने बताया था एका सिलिकन। उसी तरह से गैलियम भी तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, वो बता दिए थे जो गैलियम का क्या प्रॉपर्टीज रहेगा, और गैलियम जब डिस्कवर होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी पीरियोडिक टेबल में, तो वो उसको भी वो एका एल्युमिनियम से रिप्रेजेंट किए थे और वो पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन भी बता दिए। तो देखिए, मैं एक बार और आपसे बात कर लेती हूँ मेंडेलिव्स के बारे में शॉर्ट में। मेंडेलिव्स अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। कैसे अरेंज किए? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और उसमें क्या क्या पॉजिटिव पार्ट रहा, वो पहला साइंटिस्ट थे जो सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। फिर वो करेक्ट किए थे कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को जो गलत निर्धारण हो गया था। फिर वो कुछ न्यू एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किए थे
जो ये न्यू एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होगा, इसका प्रॉपर्टीज और इसका पोजीशन ऐसा रहेगा। जैसे हम एग्जांपल दे दिए, जर्मेनियम उस समय तक नहीं डिस्कवर हुआ था, वो उसको रिप्रेजेंट किए थे एका सिलिकॉन से, एंड गैलियम उसको रिप्रेजेंट किए थे एका एल्युमिनियम से। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे जो आखिर मेंडलीव्स ने इस तरह से अरेंज करके एलिमेंट्स को उन कितना फायदा पहुंचा सके रसायन जगत में। मेंडलीव्स इस तरह का अरेंजमेंट करके कितना फायदा पहुंचा सके रसायन जगत में, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। उनका भी एक ही सोच था, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रहे। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रहे और वो इस को करने का कोशिश में कहीं कहीं क्या किए, कुछ एलिमेंट्स जिसकी एटॉमिक मास अधिक है उसको पहले लिख दिया और कुछ एलिमेंट्स जिसकी एटॉमिक मास कम है उसको बाद में लिख दिया। जैसे आर्गन 39.9 इसकी एटॉमिक मास है और पोटेशियम 39.1 है इसकी एटॉमिक मास। उनकी अरेंजमेंट में उन्होंने आर्गन को पहले दर्शाया और पोटेशियम को बाद में दर्शाया। तो उनका जो आधार था, जो अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहाँ पर वो आधार नहीं पूरा हो सका, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट है पहले जिसको लिखा गया है उसकी एटॉमिक मास क्या है, अधिक है, बाद वाले का एटॉमिक मास कम। ठीक, तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमी आई, और फिर हम लोग जो पीरियोडिक टेबल को आज पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में क्या पीरियोडिक लॉ था, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनका कहना था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन गैप के बाद एक एलिमेंट आता है, तो एक एलिमेंट का एक सर्टेन गैप के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सिमिलर हो रहा है। और हमने अभी आपको बताया, क्या बताएं बच्चे, बताएं जो उनसे क्या उनकी खामी सबसे बड़ा क्या रह गया, he could not arrange all the elements in order of their increasing atomic masses. There were certain limitations. कुछ वहाँ कहीं कमी रह गई। तो यहाँ पर पहला हमने आपको बताया एक एग्जाम्पल से, जो पोटेशियम को एटॉमिक मास कम रहने के बावजूद उसको आर्गन के बाद लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशंस का। देखिए, पोजीशन ऑफ, पहला बात है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आप लोग सब जानते हो आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। उनकी एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स आइसोटोप्स में पढ़े हैं।
हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटॉप्स का हम लोग बात करते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। ये फिर क्लोरीन का, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 और भी बहुत सारा आइसोटॉप्स का हम लोग बात करते हैं। कार्बन 13, 14, कार्बन 12, 13, 14, है ना। तो देखिए ये सारे आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास अलग अलग रहता है किसी भी एलिमेंट का। मेंडलीव्स का आधार था एलिमेंट्स को अरेंज करना, सजाना उसकी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। तो आइसोटॉप्स का तो अलग अलग एटॉमिक मासेस होता है, तो उसको भी पीरियोडिक टेबल में उनको अलग जगह देना चाहिए था, बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने आइसोटॉप्स को कोई भिन्न जगह नहीं दे पाए थे पीरियोडिक टेबल में। वो आइसोटॉप्स को, एक एलिमेंट के सारे आइसोटॉप्स को एक ही पोजीशन दिए थे पीरियोडिक टेबल में। तो वो ये कार्य किए थे, पर इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो why the isotopes of the elements are kept in same position। क्यों सारे आइसोटॉप्स को एक ही पोजीशन में रखा गया। दूसरे उनके बाद जो दूसरा उनका मेन लिमिटेशंस में आता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को अल्काली मेटल्स के साथ रखा, अल्काली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को रखा। पर हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज तो हैलोजेंस के साथ भी सिमिलर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, हैलोजेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को किस आधार पर वो अल्काली मेटल्स के साथ रखे, हैलोजेंस के साथ नहीं रखे, इस पर भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट डिफाइन। दूसरा, कुड नॉट डिफाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं बता पाए थे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, एनोमलस पोजीशन, एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। हाँ बच्चे, सबसे पहले मैंने इसी पर आपसे बात किया, उनका लिमिटेशंस के बारे में जब चर्चा किया, जो कहीं वो एक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने का प्रयास में आप पहले लिख दिए जो एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास अधिक है, आप बाद में लिखे जो एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास कम है। तो हमने उदाहरण के तौर पर आपको दे दिया आर्गन 39.9 जिसकी एटॉमिक मास अधिक है, उसको पहले लिख दिए, और पोटेशियम 39.1। इसी तरह का निकल और कोबाल्ट का भी एग्जांपल आता है, ठीक। फिर वो जो ये एलिमेंट्स को अरेंज किए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, उसमें भी बहुत सारे खामियां आ गई। He kept similar properties elements in different groups। क्या किए, similar properties elements in different groups। Similar properties
प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को कहीं कहीं वो भिन्न ग्रुप में रख दिए, ठीक है। और क्या हुआ, कहीं कहीं there was no correlation between elements of subgroups। एक ही ग्रुप में जो वो बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, उसमें जो वो एलिमेंट्स को रखे, वो लोगों के बीच में प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज नहीं मिला, तो ये भी एक लिमिटेशन आ गया, ठीक है। तो हम लोग मेन लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स का बात कर लेते हैं। पहला हुआ, he could not define position of isotope, he could not define position of hydrogen। तीसरा, anomalous position of some elements, कुछ एलिमेंट्स का anomalous position, सब समझा दिया आप लोगों को। चौथा, similar properties वाले एलिमेंट्स in different groups। और पांचवा, no correlation between elements of subgroups, सब ग्रुप्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं दिखा एलिमेंट्स का। तो बच्चे, आप सबसे पहले जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मेंडलीव्स का बात कीजिएगा, तो सबसे पहले मेंडलीव्स किस आधार पर एलिमेंट्स को सजाए थे उसको याद रखिए। जो मेंडलीव्स अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses। Then what is his periodic law? His periodic law is physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses। Next हम लोग बात किए what were his achievements, उनकी achievements क्या रहा। हमने बताया आपको जो मेंडलीव्स का मेन अचीवमेंट रहा, he was the first scientist to classify the elements systematically। He was the first scientist to classify the elements in groups and periods। ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था सबसे पहले उन्होंने। फिर बताए जो कुछ एलिमेंट्स की गलती से गलत एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया था, जिसको उन्होंने सुधारने का काम किया। ये बहुत ही ये कार्य इनका सराहनीय है। फिर और क्या किया उन्होंने, वो कुछ एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था उसका प्रॉपर्टीज और उसका पोजीशन बता दिए थे। जैसे हमने एग्जांपल दिया जर्मेनियम, गैलियम उस समय तक नहीं डिस्कवर हुआ था, उन्होंने उन लोगों का प्रॉपर्टीज बता दिया था और उसको रिप्रेजेंट किया था। जर्मेनियम को एका सिलिकॉन से और गैलियम को एका एल्युमिनियम से। तो बच्चे, हम लोगों को मेंडलीव्स के बारे में उनकी पीरियोडिक लॉ, उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी लिमिटेशंस के बारे में जरूर ध्यान से पढ़ना है, तभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ पाएंगे। ठीक, टेबल मोस्टली नेक्स्ट साइंटिस्ट आए मोस्टली जो लिमिटेशंस आए थे किनका
उसको सुधारने का कोशिश किया। और उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, चलिए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मोस्टली अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इनका क्या आधार था? ही अरेंज द एलिमेंट्स in order of their increasing atomic number. How did he arrange? He arranged the elements in order of their increasing atomic number. Increasing atomic number के आधार पर उन्होंने एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में वो अरेंज किए एलिमेंट्स को। उनका पीरियोडिक लॉ क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो देखिए मेंडलीव्स भी अरेंज किए थे, पर उन्होंने कैसे अरेंज किया था? वो अरेंज किए थे एलिमेंट्स उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्टली ने कैसे अरेंज किया? उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा हम आपको बता दें, फिर हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला जो लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या रहता है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो ये लिमिटेशंस तो यहाँ दूर हो जाएगा। मेंडलीव्स ने अरेंज किया था एटॉमिक मास के आधार पर, इसलिए आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन देना जरूरी था। पर इन्होंने तो अरेंज किया एलिमेंट्स को उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर, और इसके लिए कोई अलग अलग पोजीशन देने का जरूरत नहीं था, क्योंकि एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एक एलिमेंट से सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब ये जो मोस्टली जो अरेंज किए थे एलिमेंट्स, इसमें इन्होंने कितना ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में भी थोड़ा क्लासिफाई किया था। तो 18 ग्रुप्स और पीरियड्स कितना था? इनका पीरियोडिक टेबल में भी पीरियड्स था 7। देखिए यहाँ आपको दिखेगा 18 ग्रुप्स और पीरियड्स 7। क्या? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इनका पीरियोडिक टेबल में था। ये ग्रुप्स क्या है? हम लोग सब पढ़े। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज ग्रुप्स, वर्टिकल रोज आर नोन एज, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये सब क्या है? ग्रुप है। और ये हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या है? आपका पीरियड्स है। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो इनका पीरियोडिक टेबल में ये कैसे और आगे बढ़े थे। ये इनका पीरियोडिक टेबल में हमने इसलिए आपको चार्ट डाल दिया पीरियोडिक टेबल का। इनका पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में ये डिवाइड किए थे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो बच्चे आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
चर्चा करें, मतलब मैं अब चर्चा कर रही हूँ आपके साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। हाँ, इसके बारे में भी आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे। आप लोग तो डॉबर्नर भी पढ़े थे, न्यूलैंड भी पढ़े थे, मेंडलीव्स भी पढ़े थे। पर स्टैंडर्ड 11 में क्या होता है, थोड़ा 10 से अधिक डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके आगे जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे उससे। तो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर दिया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार क्या था। आधार था एटॉमिक नंबर। वो अरेंज किए थे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पर। हाँ तो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें हमने बताया दो चार ब्लॉक है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक्स आपको क्लियरली इसमें दिख रहा होगा। देखिए ये है एस ब्लॉक। इसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या है? इस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 1 एंड 2, दो ग्रुप है। इस एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 to 2, NS1 से लेकर के NS2। ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम बात कर रहे हैं। N यहाँ पर कोई नंबर 1 2 3 4। अब देखिए ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपको फ्रांसियम। ये रेडियोएक्टिव है। बाकी आपके ये सब है। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कौन बनाया था? मोस्ले। मोस्ले ने कितना पीरियड और कितना ग्रुप्स बनाए थे? 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। और पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे हो जो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ये 1 एंड 2 ये हो गया एस ब्लॉक। ये 3 to 12 यहाँ क्या है? 1 ग्रुप 1 और 2। यहाँ क्या है? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12। और यहाँ क्या है? 13 से लेकर के 18। ये हो गया आपका पी ब्लॉक। तो 13 से 18 तक हो गया पी ब्लॉक और नीचे हो गया ए ब्लॉक। अब हम आपको बात कर रहे हैं आपसे जो ये जो एस ब्लॉक है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 to 2, NS1 या NS2। NS1 ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और आपको सबसे ऊपर है हाइड्रोजन। ये सारे एलिमेंट्स क्या है? ग्रुप 1 में है। और इन लोग सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। आप किसी का भी ट्राई कर लीजिए। आप हाइड्रोजन 1, फिर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 1s1। फिर लिथियम का कैसे लिखोगे? 1s2 2s1। इसी तरह से सोडियम मिला है, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह के इसका आ जाएगा 4s1, इसका आ जाएगा 5s1 6s1 7s1। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। सबका लास्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
तो यहाँ इस पॉइंट को हम लोगों को पकड़ना होगा। जो एक ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट्स रहते हैं वो लोग सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। क्या बोले? एक ग्रुप के सारे का क्या रहता है? ग्रुप किसको कहते हैं? हम लोगों को क्लियर हो गया? वर्टिकल कॉलम्स को। इसमें क्या आता है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल ले करके बता दिए, उदाहरण से बता दिए। सारे का नहीं लिख पाए बच्चे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाता। हम खाली लास्ट सेल का, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स को आपको दर्शा दिए। सारे का सारे एलिमेंट्स देखिए ग्रुप 1 में जितना है सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लास्ट सेल में, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। ठीक है। दूसरा बात करें तो सारे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ग्रुप में क्या होता है? एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सुनियोजित ढंग से आपको बढ़ता है या घटता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस ब्लॉक में दो ग्रुप आए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्काली मेटल्स, और ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, ग्रुप 2 में कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब है ग्रुप 2 का एलिमेंट्स। ग्रुप 2 में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब सारे एलिमेंट्स रहते हैं। अब ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 है। तो देखिए इसका 1s2 नहीं 2s2, इसका आ जाएगा आपको बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 3s2, तो 1s2, 2p6, 3s2। इस तरह से आप आगे बढ़िएगा 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो देखिए सारे एलिमेंट्स का ग्रुप 2 में सारे एलिमेंट्स का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। सबका वैलेंस सेल में, सबका अंतिम वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग आगे दूसरा ग्रुप के बारे में बात करने से पहले इस एस ब्लॉक का प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो लोगों को हम लोग उस एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। दे आर मोस्टली मेटल्स, सभी मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जो आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है, जो हाइड्रोजन को किस आधार पर ग्रुप 1 में रखा गया? हाइड्रोजन का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है। तो इस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल, इसका जितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, इसका तो एक ही तो सेल होता है। दूसरे अल्काली मेटल्स का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए दूसरे अल्काली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को रखा गया है। आधार हुआ जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। ये है आपका हाइड्रोजन का
एक्सप्लोरेशन हाइड्रोजन को क्यों ग्रुप 1 में रखा गया है। हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारा अल्काली मेटल्स के साथ भी मिलता है और हैलोजेंस के साथ भी मिलता है, जो हम लोग आगे दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन चैप्टर में। अब देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स सारे का साइज बहुत बड़ा होता है। ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मोस्टली सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये लोगों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है। हाँ बच्चे, नहीं समझ में आ रहा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी खाली नोट कर लीजिए। ये लोगों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है। ये लोग मेनी अल्काली मेटल्स एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। दे इन लोग कलर देते हैं फ्लेम में। ऑक्सीडेशन स्टेट का आप बात कीजिएगा तो अल्काली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल +1 होता है और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहता है। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप लोग जरूर आज बनाइएगा और एकदम ध्यान से सारा पढ़िएगा। हम लोग जो चारों साइंटिस्ट के बारे में बात की, पहला डोवेनर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा मेंडलीव्स एंड चौथा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले ने दिया था। ये चौथा हमारी एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का जो जरूर आप लोग होमवर्क कॉपी में लिखिएगा। पहला है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन of elements। ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन डॉवर्नियर ट्रायड एंड एक्सप्लेन its one advantage and one achievement बोल देते हैं, advantage नहीं, one achievement and one limitation। तीसरा, एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेन्स एंड इट्स अचीवमेंट and limitation। चौथा, डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ and explain Mendeleev's periodic table achievement and limitations।
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है बच्चे, तो हम आप लोग सब ये पांचों क्वेश्चंस बनाइएगा और सारे को पढ़िएगा। स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। थैंक यू।